चलिए साथियों, हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। और इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं। अब दूसरे पार्ट में हम शुरू करते हैं पूरब की जघन्य गलतियां। पूरब की जघन्य गलतियां ध्यान देंगे पुस्तक में ही 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। प्राच्यवादी वे थे जो भारतीय साहित्य, भाषा और शिक्षा में विश्वास रखते थे ताकि वो यहाँ की जनता से टच में रहें और जनता उनसे टच में रहे, लगाव महसूस करे, उन्हें बाहरी ना समझे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। पूर्वी समाज, ये पूर्वी समाज है क्या? यानी कि यूरोप से ये अरब, एशिया जो है ये पूर्वी समाज है और यहाँ की जो भी भाषाएं हैं और जो साहित्य है उसमें त्रुटियां भरी हुई हैं, कमियां ही कमियां हैं। उनके मुताबिक पूर्वीय साहित्य अगंभीर और सतही था, इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ कितना खर्चा करना नहीं चाहिए ये बात नहीं लिखी है, लेकिन 1813 में लगभग 1 लाख रुपए की बात हुई थी जो भारत में साहित्य पर खर्च होने थे। और यहाँ एक तरह से जो कानून व्यवस्था है या फिर कह लीजिए राजस्व व्यवस्था है उसमें काम करने वाले लोग अंग्रेजों की सहायता कर सकें और अंग्रेज उनकी भाषा को आसानी से समझ सकें, इस रूप में ये धनराशि तय की गई थी। यहाँ इस धनराशि का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए जो प्राच्यवादियों के विरोधी थे, जिन्हें आंगलवादी कह सकते हैं, जो आंगल भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे, अंग्रेजी भाषा को जो बढ़ावा देना चाहते थे, उनका मानना था इतनी बड़ी धनराशि इस पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। ये वही जेम्स मिल हैं जिन्होंने 1817 में किताब लिखी थी आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 3 जिल्दों में। मैंने बताया था पहले भी कि ज़्यादातर अंग्रेज इन्हीं की किताब को पढ़कर भारत आया करते थे और वही चश्मा वो लगाकर रखते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। भाई शुरुआत में वो व्यापार करने आए थे और व्यापार करते करते स्थिति ये थी कि वो डायरेक्ट सीधे हस्तक्षेप से डर रहे थे, जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव ने किया। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि नहीं, अब हमें यहाँ की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी, अपने अधिकारी नियुक्त करने होंगे, अपनी व्यवस्था बनानी होगी। अब उस व्यवस्था को चलाने के लिए उन्हें ऐसे पढ़े लिखे युवकों की ज़रूरत है जो कार्य करने में सहायता प्रदान कर सकें। तो उसी का नतीजा है ये जेम्स मिल। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली क्या सफलताएं हासिल कर ली हैं। तो ये 1813 में जो धनराशि थी उस पर चर्चा चल रही थी और इस असमंजस में थे कि ये रुपया कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, कि भाई अरबी, फारसी, संस्कृत के जो जानकार हैं उनको तनख्वाह पे रखना चाहिए या उनसे जुड़े हुए साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए या फिर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे अंग्रेज़ों को ऐसे लोग मिल सकें जो कार्य करने में उनकी सहायता कर सकें। तो ये विवाद 1813 से चल ही रहा था। अब यहाँ आते हैं एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये भी कानूनविद हैं एक तरह के जो भारत आए और इन्हें ये जिम्मा सौंपा गया कि भाई आप इस समस्या का समाधान कीजिए कि ये इतनी धनराशि कहाँ खर्च की जाए। अब इन्होंने भी एक अलग चश्मा पहन रखा है, देखें।
1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। आज भी भारत में जब भी क्षेत्रीय भाषाओं या भारत की जो प्रमुख भाषाएं हैं उनको बढ़ाने की बात आती है तो इन महोदय का नाम लिया जाता है कि मैकाले, किसी को कहने के लिए कि भाई मैकाले की शिक्षा को ही बढ़ाया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। असभ्य, भारत की छवि कैसी थी कि भाई भारत में जो है साधु संत हैं, सपेरे हैं और ऐसे रीति रिवाज हैं जो अमानवीय हैं, ऐसे धारणाएं वहाँ पर बनी हुई थी, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी, यानी कि बराबर नहीं थी। हालांकि इसका कारण ये हो सकता है कि जो भारत में ज्ञान, विज्ञान या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई पुस्तकें थी वो बिखरी हुई थी, वो एक जगह एकत्रित नहीं थी। ये मेरी अपनी राय है, यहाँ किताब से नहीं। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये उनका व्यंग्यात्मक वाक्य है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्राच्यवादी से मतलब भारतीय भाषा, ज्ञान और साहित्य पर गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे मैकाले मिनट्स यानी कि विवरण कहा जाता है। उसमें उन्होंने पुरजोर पैरवी की अंग्रेजी शिक्षा की। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। ये उनका कहना था। देखिए, आज भी भारत में ये चलन है कि अगर कोई बड़ा अधिकारी कोई रिपोर्ट तैयार करता है तो वो रिपोर्ट जनहित के आधार पर ही करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और हो जाती है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ ये महोदय, मैकाले महोदय जो मिनट्स तैयार कर रहे हैं और इस अपने मिनट्स को सही साबित करने के लिए ये बता रहे हैं कि लोगों को सभ्य बनाने, उनके रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता है, जबकि कमियां वहाँ समाज में भी हैं, जब भी थी और आज भी हैं। मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। शिक्षा अधिनियम 1835, याद रखेंगे 1835 को। हाँ, पैसा कब इश्यू होना शुरू हुआ? प्रारंभ थी 1813 में, जिसका जिक्र यहाँ किताब में नहीं है, यानी कि तिथियों पर जोर नहीं है। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि थॉमस मैकाले से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में कितनी बातें होंगी, यहाँ से उसका आंसर दिया जा सकता है। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर बीए, एमए, एलएलबी आदि। कलकत्ता मदरसे तथा, ध्यान देंगे, कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों, इंस्टीट्यूट्स को प्रोत्साहन ना दिया जाए, जिन्हें वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था, ताकि वो भारत को अच्छे से जान सकें और फिर यहाँ पर अच्छे से शासन चला सकें। अब ये कह रहे हैं, देखो समय बीत गया काफ़ी,
करीबन 40-45 साल बीत गए वारेन हेस्टिंग्स के बाद तक, मैकाले तक आते आते। तो उनका कहना क्या है, इन संस्थानों को अपने आप शरण क्षय यानी कि मिट्टी में मिल जाने दें का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। एक लाइन का स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्या तात्पर्य है। अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगीं। ध्यान देंगे, अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें ये मैकाले मिनट्स के बाद छपने लगीं, जो आज तक जारी हैं। यहाँ जेम्स मिल, थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उसमें भी मैकाले मिनट्स, ये जो लिखा है पूरब की जघन्य गलतियां, ऊपर हम प्राच्यवादियों के बारे में पढ़ रहे थे और अब नीचे आंगलवादी के बारे में पढ़े, जिनका झुकाव अंग्रेजी की तरफ था। इनका झुकाव विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलेट, वारेन हेस्टिंग्स, इनका झुकाव भारतीय भाषा और शिक्षा पद्धति की तरफ था। इनका झुकाव अंग्रेजी भाषा और शिक्षा पद्धति की तरफ है, लेकिन बीच में समय का गैप भी है, यहाँ ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट इसी में जो जुड़ते हैं महोदय हैं, वे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 1854 का वुड्स डिस्पैच, बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये व्यवसाय के लिए जाना जाता है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए। सभी ने बीएड में भी पढ़ा है, क्योंकि बीएड में हमें ये शिक्षा का इतिहास पढ़ना ही होता है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा कि भारत में शिक्षा की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष, नियंत्रक मंडल कंट्रोलर जो थे, अब ये देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ है कंपनी के नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल से तात्पर्य यही है जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था, जो रेगुलेट करने के लिए, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे रेगुलेट करने के लिए एक नई व्यवस्था स्थापित की गई थी, उसी के तहत ये नियंत्रक मंडल है। नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच एक नोट है जिसमें शिक्षा की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए ये लिखा हुआ है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। ध्यान दें, ये प्राच्यवादी और ये आंगलवादी यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक। तो वुड डिस्पैच भी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि कितना व्यवहारिक लाभ होगा। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। आर्थिक क्षेत्र में इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यहाँ मैकाले कह रहे हैं कि भारतीयों को विश्व का साहित्य पढ़ने और समझने में योगदान लाभ होगा और वुड महोदय कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है और अपने देश के संसाधनों के विकास को समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया
तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। भारतीयों की रुचियां और आकांक्षाएं, अंग्रेजों की रुचियां और आकांक्षाएं क्या थी उस समय? वो वहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में थी और भारत की भारतीय पृष्ठभूमि में थी। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वहाँ के लोगों की जीवन शैली थी और भारत में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार यहाँ की जीवन शैली थी। अंग्रेजों ने शुरुआत की, लेकिन देखिए इतने समय बाद भी, शहरीकरण या ग्लोबलाइजेशन होने के बाद भी हम उस जीवन शैली को अभी तक अपना नहीं पाए, क्योंकि कोई भी देश अपना नहीं पाता है। होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, वहाँ भी परिवर्तन हो रहे हैं और यहाँ भी परिवर्तन हो रहे हैं और होते रहेंगे। कोई भी चीज़ एक जगह पर रुकी नहीं रहती। समाज भी बदल रहा होता है, रुचियाँ भी बदल रही होती हैं और रीति रिवाज भी बदल रहे होते हैं। कभी कभी वो बहुत विचित्र रूप ले लेते हैं, फिर से समाज सोचता है, उसमें सुधार करता है और फिर नए तरीके से चलता है। तो ध्यान देंगे, खासकर यहाँ इनकी जो ये बात है इस पर ध्यान दें कि यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। अगर रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आता है तो जो औद्योगिक क्रांति हो रही है यूरोप में 1850 के आसपास, और वहाँ फैक्ट्रियों में सामान बन रहा है बड़ी तेजी से, वो भारत में आके खपेगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। कोट, पैंट, टाई आदि जैसी चीज़ें बहुत तेजी से बिकेंगी। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। अब ये नैतिक चरित्र क्या है, यहाँ ध्यान दें। नैतिक चरित्र, ईमानदारी, सच्चाई, इसकी बात कर रहे हैं ये। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। यानी कि उनकी नज़रों में भारतीय जनता ईमानदार और सच्चाई बोलने वाली नहीं थी। खैर, ये विषय से बाहर की बात है। और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। उन्हें भरोसेमंद कर्मचारी चाहिए। पूरे भारत पर ही नहीं, उनका शासन दूसरे महाद्वीपों पर भी था और वहाँ उन्हें ऐसे कर्मचारी चाहिए थे जो उनकी बातों को समझें, सुने समझें और उनका पालन करें। लेकिन भाई, हर आदमी अपनी ज़मीन से जुड़ा होता है, अपने रीति रिवाज, धर्म, परिवार, इनसे जुड़ा होता है। इनसे कैसे कट जाएगा? और इन्हीं चीज़ों की वजह से बार बार अंग्रेज़ों के साथ में लोगों का एक तरह से टकराव हुआ। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ध्यान देंगे कि भयानक त्रुटियां, अब वो त्रुटियां क्या हो सकती हैं उसका जिक्र यहाँ करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर मैं उसका जिक्र करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरा नज़रिया हो सकता है। उससे हम आगे बढ़ते हैं। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेज़ों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बदलाव हो रहा है। भाई कोई विभाग ही नहीं था, शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग उसके बाद बनना शुरू हुए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट यानी कि उनकी आधारशिला रखी जा रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो साल भी। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे
उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 1857 में विद्रोह चल रहा है भारत में, 1857 की क्रांति, सैनिक विद्रोह, और उसी समय भारत में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए जा रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन 3 यूनिवर्सिटीज का जिक्र यहाँ है। 1857 साल याद रखेंगे, 1854 का वुड डिस्पैच और 1857। यहां से ये 3-4 नाम, जेम्स मिल, मैकाले और वुड, 54 और सीधे फिर 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यहाँ एक यूनिवर्सिटीज का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बनता हुआ स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, 19वीं सदी में बंबई विश्वविद्यालय। और एक छोटा सा बॉक्स है, जरा उसे भी देख लें, यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। इम्पोर्टेंट एक तरीके से वक्तव्य है ये भी। तो यहाँ हमारा आंग्ल और प्राच्य जो विवाद है उस पर हमने अभी तक पूरी चर्चा की है। इसके नेक्स्ट पेज पर नैतिक शिक्षा की मांग है। स्कॉटलैंड के ईसाई जिनका चित्र दिया गया है, प्रचारक विलियम कैरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना की, और ये भी 1813 से जुड़ा हुआ है। तो 1813 एक इम्पोर्टेंट साल है जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देख रहे हैं कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज, और ये जो बॉक्स है ऊपर, जो यहाँ पर स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक हैं विलियम कैरे, इनकी फोटो दे रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। आइए इस पर भी चर्चा कर लें। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। देखिए यहाँ इस लाइन पर ध्यान दें, व्यवहारिक शिक्षा से तात्पर्य है कार्यकारी व्यवसायिक शिक्षा। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। मोरालिटी की बात हो रही है, नैतिकता की। यहाँ मैकाले और वुड व्यवहारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में काम आती है, व्यवसाय को बढ़ावा देती है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। लेकिन इनका ध्यान है ईसाई प्रचारकों का किस पर? नैतिकता पर। नैतिकता क्या है? सच्चाई, ईमानदारी, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, ऐसी बातें। 1813 तक, अब देखिए जो ईसाई प्रचारक थे ये कंपनी के साथ भारत आने के लिए शुरू से ही इच्छुक थे, लेकिन कंपनी इस बात से घबरा रही थी कि अगर ईसाई प्रचारक भारत में आएंगे और प्रचार करेंगे तो लोग इसे किस रूप में लेंगे। लोग भड़क सकते हैं, वो सोचेंगे कि उनके धर्म पर हमला है और उनका मकसद है यहाँ व्यापार करना, और वो घुस जाएंगे धार्मिक विवाद में। तो अभी तक वो बचते आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ अपनी नीति में परिवर्तन लाते हैं। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उस भूक्षेत्र में नहीं खोला जहां ब्रिटिश शासक थे। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था, ब्रिटिश नहीं, डेनिश, डच। और वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही लाइनें।
1818 में एक छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस, और 10th क्लास में इस पर पूरा चैप्टर है। और ये प्रेस ही वो चीज है जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत में भी इसने अहम भूमिका निभाई है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाई है प्रेस ने। और ये छापे खाने की तकनीक चली थी चीन से गई यूरोप, यूरोप में फिर मशीन बनी, फिर भारत आ रही है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि चीजें लिखी नहीं जाती थी, हमने उससे पहले पढ़ा है, खुशनवीसी जो है नकल किया करते थे दस्तावेजों की, सुलेखक जिन्हें कहते हैं। तो यहां ध्यान देंगे 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। वहां यूनिवर्सिटीज बन रही हैं 1857 में, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में। और यहाँ 1818 में एक कॉलेज खोला गया, जिसके एक आप तस्वीर देख भी सकते हैं। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, ये जो कॉन्वेंट स्कूल कहे जाते हैं, तो यहाँ वही उन्हीं की प्रेयर वगैरह होती हैं। बहुत सारे जो विद्वान हैं भारत के, खासकर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई है, बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़कर निकले हैं। परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। ये 1857 में जो विद्रोह होता है और कंपनी से सत्ता सीधे अंग्रेजी सरकार अपने हाथों में ले लेती है और उसके बाद बड़े बदलाव करती है। उस नीति में से एक नीति ये भी थी कि अब वो प्रचारकों को जो है खुले तौर पर अपना समर्थन देने से पीछे हटती है। और जो उन्होंने सर्वोच्चता का दावा, विलय नीति, उन सब में सुधार किए थे और भारतीयों की बात सुनना शुरू किया था। और फिर भारत में उसके बाद 1870 और 80 के दशक में संगठन बनना प्रारंभ हो गए थे, जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा था। तो 1857 की क्रांति से बहुत बड़े बदलाव आए थे। तो इस चैप्टर में इसके बाद हम स्थानीय पाठशालाओं के बारे में देखेंगे, वो हमारा पार्ट 3 होगा। धन्यवाद।